हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज क्लासेस। तो स्वागत है आपका अपने चैनल माय सीरीज क्लासेस पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। वी आर कंटिन्यूइंग द सीरीज ऑफ इंडियन स्टेट्स और भारतीय राज्यों को श्रृंखला में जानने की श्रृंखला में आज हम बिहार के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। देखिए, बिहार पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, लेकिन वो एक करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ मिक्सअप हो रखी थी, इसलिए मैंने ये एक अलग से वीडियो बनाई है बिहार के ऊपर। एक पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। ये वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है, लेकिन इससे बाहर बिहार के से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। मतलब बिहार से रिलेटेड अगर आपके पेपर में कुछ भी आता है तो ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि मुझे बिहार से रिलेटेड कुछ नहीं आता या बिहार से मुझे ये मिस करना पड़ गया। ठीक है, और अगर बाय चांस कुछ मिस हो जाता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिहार से। देखिए, सबसे पहले बिहार लोकेट कहाँ करता है हमारे इंडिया में, ये देखिए यहाँ करता है बिहार, जिसकी राजधानी क्या है, पटना। ठीक है, ये है बिहार। ठीक है, अब बात करते हैं हम बिहार के बारे में। देखिए, बेसिकली अगर बात करी जाए बिहार के जिला मानचित्र की, तो देखिए बिहार में कौन कौन सी जगह हैं। हम ऐसे ही पढ़ते हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें। हम बिहार को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये मत सोचिएगा वीडियो लंबी है, वीडियो पूरी देखिएगा। आप बिहार से बाहर कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बिहार के बारे में सब कुछ जान लेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, बक्सर, भोजपुर, बबुआ, रोहतास, औरंगाबाद, गया, अरवल, जोनाबाद, पटना बिहार की राजधानी है। फिर बात करते हैं नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सुपौल, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज। ये सब क्या है, बिहार के जिला। अब बात करें, देखिए बिहार अपनी बाउंड्री किस किस से शेयर कर रहा है। उत्तर प्रदेश से यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, नेपाल से कर रहा है, बांग्लादेश से कर रहा है, और बांग्लादेश से कर रहा है ये, बताइए आप मुझे बताइए, बांग्लादेश से कर रहा है ये, बाद में देखेंगे इसको। झारखंड से कर रहा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार का पहले एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। बिहार भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी क्या है, पटना। बिहार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत और पाली भाषा से हुई है और जिसका अर्थ है विहार, और विहार की उत्पत्ति बिहार, और इसका अर्थ क्या होता है, निवास। क्या होता है, निवास। प्राचीन काल में यहाँ बौद्ध भिक्षु है, जो बौद्ध के भिक्षु थे, का निवास हुआ करता था, इसलिए इसे विहार यानी बिहार कहा गया है। देखिए, बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वें नंबर पे आता है। बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। ठीक है, और यह जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पे आता है। फिर बिहार की सीमा एक देश में भारत के 3 राज्यों को स्पर्श करती है। इसके उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में झारखंड आ गया। पश्चिम में उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर में नेपाल, ऊपर की तरफ नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड है। बिहार के दक्षिण में स्थित राज्य झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके किया गया। तो आपको पता नहीं होगा, शायद काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि झारखंड पहले बिहार का ही पार्ट था। देखिए, बिहार राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य फटाफट जान लेते हैं। राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को, बिहार दिवस मनाया जाता है इस दिन। ठीक है, राजधानी पटना, जनसंख्या 10,40,99,452, क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। अब तो ये जनसंख्या बढ़ गई होगी, ये 2011 की है सेंसस। ठीक है, कुल जिले 38, जनसंख्या की दृष्टि से देश में तीसरा स्थान है।
फिर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में 13वां स्थान, राजभाषा हिंदी और उर्दू, राज्य में बोले जाने वाली प्रमुख भाषाएं हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका आदि। बात करें अक्षांश और देशांतर, इतना नहीं पूछा जाता। राज्य की सीमा से लगे देश नेपाल, तो नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है बिहार। राज्य की सीमा से लगे देश उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है। राज्य पशु बैल है, राज्य पेड़ पीपल है, राज्य चिड़िया गोरैया है और राज्य फूल कचनार है। अब हम बात करते हैं बिहार का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ बिहार। तो बिहार की भौगोलिक स्थिति, इसके असंख्य विस्तार, देखिए अक्षांश और अक्षांश तो इतना नहीं पूछा जाता। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए बिहार की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, मतलब ऐसे उत्तर से दक्षिण तक की 345 है, और पूर्व से पश्चिम तक की, पूर्व से पश्चिम तक की ऐसे कितनी है, 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। सो ये फैक्ट है, याद रखना। बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 173 फीट है। गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती है, जिन्हें गंगा का दक्षिणी क्षेत्र व गंगा का उत्तरी क्षेत्र कहा जाता है। अगर हम बात करें बिहार की भूगर्भीय संरचना, मतलब वहाँ के चट्टानों के बारे में, तो देखिए मुख्य 3 भागों में बांटा जा सकता है, जो कि निम्नलिखित है। धारवाड़ चट्टानें। धारवाड़ चट्टानें कौन सी होती हैं? इस चट्टानों का निर्माण काल प्री कैब्रियन युग में माना जाता है। इनमें मुख्यतः स्लेट, क्वार्ट्ज आदि आते हैं। ये बिहार के दक्षिण पूर्व भाग, जमुई, नवादा, खड़गपुर की पहाड़ी आदि में पाई जाती हैं। तो सबसे पहला हमने पढ़ा धारवाड़ चट्टानें। सेकंड आता है टर्शियरी चट्टानें। टर्शियरी चट्टानें कौन सी होती हैं? इस प्रकार के चट्टानें बिहार के चंपारण के आसपास क्षेत्रों में पाई जाती है। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये बिहार ही है, ठीक है। विंध्यन समूह की चट्टानें, तो थर्ड आती है विंध्यन समूह की चट्टानें। ये चट्टानें मुख्यतः रोहतास तथा कैमूर जिले में पाई जाती है और इनका उपयोग सीमेंट उद्योग में भी किया जाता है। ये बात करते हैं बिहार के जलवायु को लेकर। तो देखिए बिहार में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ पूर्वी भाग की जलवायु पश्चिम भाग की अपेक्षा आर्द्र होती है, तो जो पूर्वी भाग की जलवायु होती है वो ज़्यादा आर्द्र होती है पश्चिमी भाग से, ठीक है। बिहार में मुख्य 3 ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं? ग्रीष्म, वर्षा ऋतु व शीत ऋतु। जो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। बिहार के सबसे गर्म जिला कौन सा है? गया, ठीक है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज जिले में होती है। नेक्स्ट, बिहार के वन के बारे में अगर हम बात करें, फॉरेस्ट्स ऑफ बिहार, तो देखिए बिहार में कुल 6,764 वर्ग के भूभाग पर वन होते हैं, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल के 7.1% है। तो 7%, लगभग 7% के एरिया पर बिहार के वन है, ठीक है, जंगल है। बिहार में वन मुख्यतः चंपारण, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, बांका, जमुई, मुंगेर आदि जिलों में पाए जाते हैं, ठीक है। बिहार में मुख्यतः आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन क्या होते हैं अभी बताए जाएंगे आपको। और बिहार में वनों को वर्गीकरण को निम्न चार्ट के मदद समझा सकता। आप देखिए ये चार्ट देखिए बिहार के वन, तो देखिए आर्द्र पर्णपाती मैंने आपको बताया, शुष्क पर्णपाती मैंने आपको बताया। आर्द्र पर्णपाती को 2 भागों में बांटा जाता है, सोमेश्वर और दून क्षेत्र श्रेणी में और त्राई श्रेणी में, त्राई क्षेत्र में। शुष्क पर्णपाती वन को पूर्व मध्यवर्ती क्षेत्र और दक्षिण पठार के पश्चिमी क्षेत्र में बांटा जाता है। इतना डिटेल में नहीं आएगा, बस आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि आर्द्र पर्णपाती वन क्या होते हैं। तो देखिए आर्द्र पर्णपाती वन ऐसे स्थानों पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। बिहार में तराई क्षेत्र व सोमेश्वर और दून क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। साल, अशोक, कैन, आम, जामुन आदि इन वृक्षों के प्रमुख वृक्ष हैं। तो देखिए मैं आपको बेसिकली बताऊं तो जहाँ पे बारिश 120 सेंटीमीटर तक होती है ना, वहाँ पे कौन कौन से वन पाए जाते हैं? आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है। और वहाँ पे कौन से पेड़ ज़्यादातर होते हैं? साल का पेड़, अशोक का पेड़, केन का पेड़, आम का पेड़, जामुन का पेड़, ठीक है। अगर हम बात करें
शुष्क पर्णपाती वन की, तो देखिए जहां पे वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होगी उसे क्या बोलते हैं, वहां पे कौन से वन पाए जाएंगे, शुष्क पर्णपाती वन। पूर्वी मध्यवर्ती क्षेत्र में, दक्षिण पठार के पश्चिमी क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। और इनके अंदर जो वन पाए जाने वाले वृक्षों की पत्तियां पतझड़ के मौसम में गिर जाती हैं, जैसे साल, बांस, खेर, अमलतास, महुआ आदि इन वनों के प्रमुख पेड़ हैं। आपको समझ में आ गया होगा शुष्क पर्णपाती वन और जो हमने ऊपर पढ़ा है आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक डेटा है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप पढ़ लीजिए इसे। देखिए बिहार एक बहुत बड़ी जगह है और वहां पे ऑब्वियसली बात है खनिज तो पाए जाएंगे ही। ठीक है, सो बिहार में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज वो उनके प्राप्ति स्थल, मतलब कहाँ से मिलते हैं, तो ये खनिज बहुत सारे हैं, इसलिए हम इन पे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। अगर आपको ज़्यादा ही याद करने हैं तो वीडियो पॉज करके याद करिएगा, हम फटाफट इनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, इनके कहाँ से मिलते हैं और कौन सा मिलता है। ठीक है, सो देखिए मैग्नीज मुंगेर और गया से मिलता है, कोयला औरंगाबाद से मिलता है, चूना पत्थर रोहतास व कैमूर का पठार से मिलता है, गंधक जो होता है रोहतास का औंजौर से मिलता है, सिलीमेनाइट गया जिला से मिलता है, सीसा भागलपुर से मिलता है, बॉक्साइट मुंगेर से मिलता है और खड़गपुर की पहाड़ियों खपरा, मेरा, दंता, सरौंग व रोहतास जिले से। बेरिलियम गया और नवादा क्षेत्र से, टीन गया और देवराज व चकखंद से, चीनी मिट्टी भागलपुर से, डोलोमाइट रोहतास से, लिथियम गया से, कांच पत्थर भागलपुर जिले से, पेट्रोलियम बिहार के पूर्णिया, कुटिहार तथा निकटवर्ती क्षेत्र में संभावित भंडार है, पायराइट रोहतास सोन नदी की घाटी, बंजारी तथा कोरियाई क्षेत्र और क्वार्ट्ज जुमई से। देखिए जैसे मैंने आपको कहा था कि बिहार की जनगणना जो बिहार की सेंसस हुई थी 2011 में, बिहार की क्या वो तो पूरे इंडिया की होती है 2011 में, वो हर 10 साल के गैप पे होती है, अब 2021 में होगी। तो देखिए क्या रिकॉर्ड से उस टाइम बिहार की, तो देखिए कुल जनसंख्या कितनी थी, 10,40,99,452। ठीक है, फिर बात करें कुल पुरुषों की संख्या, तो पुरुष कितने थे टोटल, देखिए 5,42,78,157। ठीक है, इतने पुरुष थे। कुल महिलाएं कितनी थी, 4,98,21,295। तो ये इतना डाटा इतना नहीं आया था, लेकिन आपको पता होना चाहिए। पुरुषों का 52% था, महिलाओं का 47% था। देश की जनसंख्या का कुल भाग 8.60 है और मतलब 8% है पूरे देश में इतनी जनसंख्या का। पूरी जनसंख्या, देश की जितनी जनसंख्या है उसका 8.60 मतलब लगभग 9% बिहार में रहता है। जनसंख्या से तीसरा सर्वाधिक जिला जनसंख्या वाला पटना, शेखपुरा, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बिहार का एक बहुत मेजर रोल रहा है हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, सो आज बात करेंगे हम हिस्ट्री में बिहार का रोल किस तरीके से रहा है। तो बिहार का इतिहास में प्राचीन काल, हिस्ट्री ऑफ बिहार इन एंशियंट पीरियड। तो देखिए बिहार के प्राचीन हम सारा देखेंगे, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, कैसे बिहार रोल निभाया है। ठीक है, सो सबसे पहले हम एंशियंट की बात करते हैं। बिहार के प्राचीन काल का इतिहास समय सीमा 6वीं शताब्दी तक मानी जाती है, बिहार की 6वीं शताब्दी तक मानी जाती है। ठीक है, और इसको 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से, पूर्व ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। चलो बात करते हैं इनके बारे में। पूर्व ऐतिहासिक काल का मतलब क्या समझ रहे हो आप, पूर्व मतलब पहले का, पहले अत्यंत पुराना काल है। इस काल में बिहार में आदि मानवों का निवास हुआ करता था, जिनके साक्ष्य बिहार के मुंगेर, गया, पटना आदि स्थानों से मिले हैं। इस काल के प्राप्त अवशेषों में कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी, पत्थर, छोटे टुकड़ों से बनी वस्तुएं तथा तेज धार और नोक वाले औजार आदि प्रमुख हैं। सो ये तब की बात हो रही है जब पूर्व ऐतिहासिक काल, जब हमारे मानव जन्म का जस्ट क्या हो रहा था, एक मानव जन्म उभर रहा था। ठीक है, जब लोगों ने पहिए का आविष्कार किया था, जब लोगों ने आग का आविष्कार किया था, जब लोगों ने खाना बनाना सीखा था। ठीक है, सो ये सब तब की बातें हो रही हैं। फिर अगर हम बात करें ऐतिहासिक काल की, तो देखिए बिहार के ऐतिहासिक में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी को प्राचीन ऐतिहासिक काल माना जाता है।
इस समय में बिहार में मुख्यतः 4 राज्य विदेह थे। मतलब कौन कौन से थे राज्य? मिथिला, विज्जी, अंग और मगध। चलो इन चारों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। विदेह, विदेह को जिसको मिथिला भी कहा जाता है, यह वैदिक कालीन भारत में एक प्राचीनतम साम्राज्य था जिसकी स्थापना राजा जनक ने की थी। किसने की थी? राजा जनक ने। सो अगर आपके एग्जाम्स में कभी क्वेश्चन आए कि विदेह साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो राजा जनक ने की थी। विदेह साम्राज्य की राजधानी मिथिला थी और विदेह को मिथिला नाम से भी जाना जाता था। उसकी राजधानी भी थी मिथिला और उसको मिथिला के नाम से भी जाना जाता था। विदेह की सीमा उत्तर बिहार में मिथिला क्षेत्र से नेपाल के पूर्वी तराई क्षेत्र तक फैली हुई थी। तो इसकी नेपाल तक सीमाएं फैली हुई थी। इसके बाद अगर बात करें वज्जी की, तो देखिए वज्जी प्राचीन भारत का एक 16 महाजनपदों में से एक था जिसकी राजधानी वैशाली थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपसे यह पूछा जा सकता है वज्जी की राजधानी क्या थी, या वज्जी महाजनपदों में सम्मिलित था या नहीं था। ये सम्मिलित भी था और इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली। वज्जी बिहार में गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ठीक है, दाहिने तट पर। करते हैं अंग की, तो अंग प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। अंग भी महाजनपदों में से एक था जिसकी राजधानी चंपा थी, जिसका पुराना नाम मालिनी था, जो चंपा नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, अंग महाजनपद का सबसे पहले उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। जो अंग महाजनपद है इसका अगर सबसे पहले उल्लेख मिलता है तो कहाँ मिलता है? अर्थवेद में। अंग की पूर्वी सीमा इसके पड़ोसी राज्य मगध से लगी थी जो चंपा नदी के विभक्त होती थी। आगे बात करते हैं। अगर बात करें मगध की, तो देखिए वर्तमान में भारत के बिहार, झारखंड, उड़ीसा राज्य और बांग्लादेश एवं नेपाल तक का मगध क्षेत्र था। तो देखिए कितना बड़ा झारखंड, उड़ीसा, जो आज का बांग्लादेश, नेपाल, ये सबको मिला के एक था मगध पहले। तो मगध को बहुत शक्तिशाली महाजनपदों में से एक बोला जाता है। मगध की पहली राजधानी राजगिर थी और बाद में पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बनाया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मगध की राजधानी पहले क्या थी और बाद में क्या बनाएंगी। तो पहले राजगिर थी और फिर थी पाटलिपुत्र। ठीक है, मगध की राजधानी राजगिर का पुराना नाम गिरिवर्ज, देखिए जो राजगिर थी उसका पुराना नाम क्या था? गिरिवर्ज था, जिसे अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिर किया गया था और अजातशत्रु ने क्या किया था? उसका राजगिर नाम कर दिया गया था। मगध एक विशाल साम्राज्य था, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत शक्तिशाली था, जिस पर कई राजवंशों ने बारी बारी से शासन किया था। देखिए हम बिहार के साथ साथ थोड़ी हिस्ट्री भी क्लियर कवर कर लेते हैं। जो मैंने कहा कि मगध पे बहुत ज्यादा राजवंशों ने राज किया था, तो कौन कौन से थे? देखिए वृद्धरथ वंश, कौन थे वंश? कौन कौन से वंश थे? देखिए वृद्धरथ वंश, इस वंश के संस्थापक वृद्धरथ थे जिन्होंने महारथ के नाम से भी जाना जाता है। और वृद्धरथ वंश मगध साम्राज्य का प्रारंभिक वंश था। सबसे पहले किसने राज किया था? वृद्धरथ वंश ने। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। उसके बाद आते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश मगध पर शासन करने वाला दूसरा वंश था जिसकी राजधानी प्रारंभ में राजगिर थी और बाद में पाटलिपुत्र कर दी गई। उसके बाद बात करते हैं हर्यक वंश के बारे में। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार या उसके पिता भट्टिये को माना जाता है। वैसे तो देखो बिंबिसार को ही माना जाता है, अगर कहीं भी क्वेश्चन आता है हर्यक वंश के संस्थापक तो बिंबिसार को ही माना जाता है। हर्यक वंश के प्रमुख शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन आदि थे। हर्यक वंश के पश्चात में बिहार में शिशुनाग वंश का राज हुआ। और शिशुनाग वंश की बात करें तो देखिए इस वंश की स्थापना शिशुनाग ने 413 ईसा पूर्व में की, जो हर्यक वंश के राजा नागदशक का मंत्री था। ठीक है, किसका मंत्री था? नागदशक का मंत्री। पहले मंत्री था, फिर देखिए क्या बना, वो शिशुनाग वंश का राजा बन गया। प्रारंभ में इस राजवंश की राजधानी राजगिर थी जिसे बाद में पाटलिपुत्र कर दिया गया। शिशुनाग साम्राज्य के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था और द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? वैशाली में। ठीक है, सो पूछे जाता है कि पहली कहाँ हुई? राजगिर में, और दूसरी कहाँ हुई? वैशाली में, और तीसरी कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। ठीक है, आगे बात करते हैं। शिशुनाग के बाद आया नंद वंश और नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। नंद वंश का शासनकाल 345 से 321 ईसा पूर्व तक रहा और महापद्म नंद को पुराणों में सभी क्षत्रियों का संहारक बताया गया है।
तो सभी क्षेत्रियों का क्या बताया गया है? सहारक। तो सभी क्षेत्रियों का सहारक किसे बताया गया है? महापद्म नंद को। और महापद्म नंद कौन थे? जिन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो महापद्म नंद का पुत्र था। ठीक है, आगे बात करते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, जो कि 322 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक थे। तो मौर्य वंश को तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो मौर्य वंश के बाद बिहार में अनेक छोटे छोटे राजवंशों ने शासन किया, जिसके बाद गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। अगर हम बात करें गुप्त साम्राज्य की, तो देखिए गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त व चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के प्रमुख शासक थे। अभी हमने ऊपर डिस्कस करी हिस्ट्री ऑफ बिहार, जो कि एंशियंट पीरियड की बात हो रही थी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा था हम मेडिवियल भी डिस्कस करेंगे और मॉडर्न भी डिस्कस करेंगे। तो अब बिहार का इतिहास हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ बिहार मेडिवियल पीरियड में। ठीक है, सो बिहार में मध्यकाल में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, नुहानी वंश, चेर वंश और मुगल वंश आदि राजवंशों ने शासन किया। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ये बहुत बार पूछा जाता है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो 1206 ईस्वी में की थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कौन था ये कुतुबुद्दीन ऐबक? किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हिस्ट्री में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि लाल बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाल बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी और ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। आगे बात करते हैं कि खिलजी वंश की बात करते हैं। खिलजी वंश एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। खिलजी वंश का देखो, अभी तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। अगर हम इनके ऊपर बात करने बैठे तो ये आपस में बहुत बड़े बड़े टॉपिक है। इन पे दो 3 घंटे की वीडियोस बन सकती है, लेकिन मैं तो आपको सिर्फ 1 या 2 मिनट में कवर करा रहा हूँ, जितना हो सकता है। ठीक है, सो देखिए खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। ठीक है, और 1296 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की हत्या करके उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी शासक बना। देखिए इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सबसे पहले इसकी स्थापना किसने की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। फिर उसकी हत्या किसने कर दी? अलाउद्दीन खिलजी ने। आपने मूवी भी देखी होगी। ठीक है, सो उसकी हत्या किसने कर दी? अलाउद्दीन खिलजी ने, और वो शासक बन गया। और कब कर दी थी? 1296 में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने बिहार के दुर्बंगा पर फतह हासिल करने के लिए शेख मोहम्मद इस्माइल को भेजा। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने बिहार में जो दुर्बंगा था ना, दुर्बंगा, उस पर फतह हासिल करने के लिए किसको भेजा था? शेख मोहम्मद इस्माइल को भेजा। लेकिन वहाँ के राजा सकरा सिंह ने उसे पराजित कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः आक्रमण करके उन्हें अपना सहयोगी बना लिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी ने दरभंगा पर फतह हासिल करने के लिए किसे भेजा गया, तो आपको यह पता होना चाहिए, शेख मोहम्मद इस्माइल को। ठीक है, बात करते हैं हम तुगलक वंश की। तो देखिए तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में की। गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौटते समय उत्तर बिहार के कर्नाटक वंशीय शासक हरि सिंह देव को पराजित किया। ठीक है, तुगलक शासन के दौरान बिहार के दरभंगा को तुगल कपूर कहा जाता था। इस वंश के बारे में आपने कम सुना होगा, नुहानी वंश सिकंदर लोदी के दिल्ली की गद्दी हासिल करने के बाद अस्तित्व में आया। सिकंदर लोदी ने जब दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था, सिकंदर लोदी, तब आया था नुहानी वंश। इस वंश का राजा कौन था? दरिया खान था, और बहार खान उसका उत्तराधिकारी हुआ, जिसने सुल्तान मोहम्मद की उपाधि धारण की। सो देखिए बहार खान कौन था? ये उत्तराधिकारी था किसका? राजा दरिया खान के वंश का। और वंश कौन सा था? नुहानी वंश। ठीक है, और इन्होंने सुल्तान मोहम्मद की उपाधि धारण की। शेरशाह सूरी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद खां था। शेरशाह सूरी का पिता का हसन बिहार के सासाराम का जमींदार था। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के
सासाराम शहर में स्थित था। हमने हिस्ट्री ऑफ बिहार एंशियंट मेडिवल डिस्कस कर ली है। अब हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न। और मॉडर्न में हम क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न में भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी गई थी। देखिए 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ये आप सबको पता होना चाहिए। बक्सर वर्तमान में बिहार में ही पटना से 115 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मैंने आपको जब अभी बिहार के जिलों मैप में पढ़ाया था तो बक्सर मैंने उसमें पढ़ाया है आपको, ठीक है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में बिहार का पटना एक प्रमुख व्यापार केंद्र था। तो देखिए पटना स्टार्टिंग से ही बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है। पहले पाटलिपुत्र बोला जाता था, ठीक है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संग्राम को यहाँ सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने में बिहार के बाबा कुंवर सिंह प्रमुख थे। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि 1857 के विद्रोह में बिहार से किसने नेतृत्व किया, तो बाबा कुंवर सिंह ने। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की कई टुकड़ियों के खिलाफ विद्रोह किया और विजयी भी रहे। बात करें अगर बिहार 1912 तक बंगाल प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा था। 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी को विभाजित करके बिहार और उड़ीसा के नाम नए प्रांत का निर्माण किया गया। पटना को बिहार की राजधानी बनाया गया। बिहार के स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का संगठन किया और इसका उद्देश्य किसानों को एकजुट करना था। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि प्रांतीय किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया, तो आप कह देंगे सहजानंद सरस्वती ने। बिहार का पहला मंत्रिमंडल 2 अप्रैल 1946 में गठित किया गया था, जिसमें एस श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री व डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। मंत्रिमंडल ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कार्यभार संभाला। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बिहार के ही थे। तो बिहार से हमने ऐतिहासिक सारे तथ्य डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं बिहार में कृषि पशुपालन। तो बिहार में एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो देखिए बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ अधिकांश लोगों का आजीवन कृषि पशुपालन में निर्भर करता है। तो बिहार में कृषि कौन कौन सी होती है? देखिए बिहार एक कृषि आधारित राज्य है। यहाँ राज्य में यहाँ की 85% जनसंख्या कृषि कार्य पर आश्रित है। अच्छी बात है ये कि देखिए बिहार में 85% जो लोग हैं वो सिर्फ खेती पे अपने डिपेंड करते हैं। खेती से उनका खाना वाना चलता है। तो आप देख सकते हो कि हम जो आज लोग खा रहे हैं, हम जो लोग जी रहे हैं, उसके पीछे कितना रोल है बिहार का, ठीक है। बिहार राज्य में पैदा होने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है? धान, गेहूं, मक्का, जौ, ज्वार, रागी, बाजरा, सरसों, अरहर, चना, मसूर आदि, ठीक है। बिहार में उत्पादित होने वाली प्रमुख नकदी फसलें कौन कौन सी है? नकदी फसलों से आपका क्या मानना है? जिनकी बहुत अच्छी प्राइस मिलती हो, जिनको बेचा जाता हो। गन्ना, मेस्ता, मखाना, मिर्च, चाय, जूट, तंबाकू, लीची, इन सब का एक्सपोर्ट भी कर सकता है बिहार, इसलिए इनको नकदी फसल कहा जाता है। और बिहार में भारत की कुल लीची उत्पादन का 71% हिस्सा उत्पादित होता है। तो आप जितने भी लीची देखते हो हमारे भारत में, उसका 71% हिस्सा सिर्फ बिहार से निकल के आता है। बहुत बड़ा हाथ है बिहार का, ठीक है। तो बिहार में बेसिकली खरीफ और रबी की फसलें उगाई जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए खरीफ की फसल कौन सी होती है और रबी की फसल कौन सी होती है। तो खरीफ की फसल जून और जुलाई में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। तो अभी जैसे मान लो अभी सितंबर चल रहा है, तो अक्टूबर और नवंबर अगले 2 या 3 महीनों के बाद जो खरीफ की फसल होगी उसकी कटाई होगी, ठीक है। इसकी कटाई जाती है। खरीफ की फसल के अंतर्गत धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि प्रमुख फसलें हैं। बिहार में खरीफ की फसलों के 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। अब वो 2 भाग कौन सी हैं? बदई फसल और अगहनी फसल। तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपका मन है तो इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए बगई फसल इसके अंतर्गत ऐसी फसलें आती हैं जो कम समय में तैयार हो जाती हैं। बदई फसल के अंतर्गत ज्वार, बाजरा, धान, मक्का तथा कुछ तिलहनों की खेती आ जाती है। इनमें बहुत कम समय लगता है, ठीक है।
और अगहनी फसल, यह फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। धान अगहनी प्रमुख फसल है। ये दो प्रकार की खरीफ फसलें थी। बात करें रबी की फसल, तो देखिए रबी की फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है तथा मार्च में और अप्रैल में के महीने में तैयार हो जाती है। रबी की फसल के अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि की खेती की जाती है और ये फसलें मुख्यतः सिंचाई पर निर्भर रहती है। ठीक है, हम बात करें बिहार में पशुपालन की। देखिए पशुपालन बिहार की ग्रामीण जनता के लिए एक प्रमुख व्यवसाय है। यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक तिहाई भाग पशुपालन पर निर्भर है। बिहार में पशुपालन के अंतर्गत मुख्यतः गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन का कार्य किया जाता है। बिहार में कला एवं संस्कृति की बात करें तो बिहार एक महत्वपूर्ण राज्य है कला और संस्कृति की नज़र से, और इसमें हम पढ़ेंगे कि जो मुख्य 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? बिहार के लोकनाट्य, बिहार के लोक नृत्य और बिहार के लोकगीत। लोकनाट्य, लोक नृत्य और लोकगीत, कई लोग तो सोच रहे होंगे सर ये अलग अलग होता है। जी हाँ, ये अलग अलग होता है। देखिए डिस्कस करते हैं। बिहार के लोकनाट्य में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जट जाटिन। इस नाट्य में मुख्यतः कुंवारी लड़कियां भाग लेती हैं और लोकनाट्य एक जट और उसकी पत्नी, जिसे जाटिन कहा जाता है, को दाम्पत्य जीवन पर आधारित है। समझ में आ गया होगा। सो ये फोक डांसेस हैं बिहार के। डोमकच, जब किसी विवाह समारोह के दौरान जब वर पक्ष की तरफ से बारात निकल जाती है तो वह घर पर महिलाओं द्वारा इस नाट्य का आयोजन किया जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं? डोमकच। जब मान लो किसी की शादी होती है, किसी लड़के के घर वालों की शादी होती है, तो लड़की की जब बारात निकल जाती है उसके पीछे से महिलाएं जो नाटक करती हैं उसे क्या बोलते हैं? जो नृत्य करती है, लोकनाट्य करती है, उसे क्या बोलते हैं? डोमकच। ठीक है, फिर बात करते हैं बकुली बंका। बकुली बंका क्या है? इसका आयोजन सावन के कार्तिक महीने तक ग्रामीण लोगों द्वारा किया जाता है। और सामा चकेवा, इसका आयोजन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के सप्तमी पुण्य। इतना डिटेल में नहीं, बस समा चकेवा आपको पता होना चाहिए, जिसमें बहन समा और चकेवा की भूमिका में होते हैं, जिन्हें मिट्टी से बनाया जाता है। देखिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी अगर मैं बिहार का सारा जीके इसी वीडियो में कराने लग गया। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेके आऊँगा, जिसके अंदर हम बिहार की कला और संस्कृति के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जितना हमने पढ़ा है आप उसको देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको सेकेंड पार्ट और चाहिए। ठीक है, इसके अंदर हम बिहार के लोक नृत्य, बिहार के प्रमुख त्यौहार, बिहार की बहुत सारी चीज़ें भी रहती हैं। ठीक है, वो सारी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। अगले पार्ट में मिलते हैं।